हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड की यूपी पीसीएस आरओ के लिए। 5 टेस्ट इसके हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे हैं। आज टेस्ट नंबर 6 करेंगे और जो कैंडिडेट यूपी पीसीएस के लिए एंगेज हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज को देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। देखिए आसान से क्वेश्चन है, इनका क्लासिफिकेशन हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर भारत के क्या क्या हैं, एक्टिविटी के आधार पर अलग सेक्टर है, वर्क कंडीशन कैसी है इसके आधार पर अलग है, और ओनरशिप किस किस की है इसके आधार पर अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे ओनरशिप में हम लोग पब्लिक सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर पढ़ते हैं, है ना। ओनरशिप यानी स्वामित्व। वर्क कंडीशन के आधार पर हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और एक्टिविटी के आधार पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, डेयरी पढ़ते हैं, है ना, फिशिंग पढ़ते हैं, फिशिंग के अलावा फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं। और कौन सी एक्टिविटी होती हैं, माइनिंग की, खनन की, उत्खनन की, क्वेरिंग की। ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन लिखा है खनन और उत्खनन, ये प्राइमरी सेक्टर है। और सेकेंडरी सेक्टर ये पूरा टिका हुआ है प्राइमरी सेक्टर पर। इसमें क्या आ जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है। ठीक है, मटेरियल को प्रोसेस कैसे करना है। कारखाने में क्या होता है, इनपुट होता है, मशीन लगी होती है, आउटपुट हो जाता है ना। ये रॉ मटेरियल है, ये मशीन है, और ये आउटपुट निकल जाता है। आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्ट निकल जाता है, मार्केट में बिक जाता है, कंज्यूमर बैठे हुए हैं। और ये जो टर्सरी सेक्टर है यानी तृतीय क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, व्यापार आ जाता है। होटल से आप सर्विस ले रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर हो गया। कोई भी दिक्कत हुई 100 नंबर पर डायल कर दिए पुलिस को। तो ये जो प्रशासन सुरक्षा है ना, प्रशासन सुरक्षा, यहाँ से भी आप सेवा ले रहे हैं, टर्सरी सेक्टर हो गया। सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ रहा, टर्सरी सेक्टर। मूवी देखने के लिए थिएटर में जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टर्सरी सेक्टर। बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं, यानी बैंकिंग जो है, बैंकिंग क्या है, टर्सरी सेक्टर। अपने जीवन को सिक्योर कर रहे हैं, इंश्योरेंस, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, अब हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहला तो देख लिया था, पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। दूसरा होटल, होटल क्या हो जाएगा, ये टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, ये टर्सरी सेक्टर है यानी सेवा क्षेत्र है। वानिकी और फॉरेस्ट्री, इन दोनों को हम लोगों ने क्या देखा अभी, ये तो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। परिवहन और संचार, ये सेवा क्षेत्र हैं, आपको यहाँ से सेवा प्रोवाइड की जा रही है, ये तो टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। तो जो टर्सरी सेक्टर है वही सेवा क्षेत्र है। तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक से समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बहुत सारे नाम हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी इसका नाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। यहाँ पे समावेशी से क्या समझ में आ रहा है, हर चीज़ का समावेश कर लीजिए, हर चीज़ को इंक्लूड कर लीजिए, हर एक चीज़ का विकास कर लीजिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को समावेशी विकास कहा जाता है। और जिसमें प्राइमरी लेवल पर डेवलपमेंट करना है वो तो बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है ना, एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, रोज़गार आ जाता है, ये तो प्रोवाइड कराना ही कराना है। इसके अलावा आप यहाँ पे गरीबी ऐड कर लीजिए, भुखमरी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इन पे तो काम करना ही करना है, इनके बिना समावेशी विकास नहीं हो सकता। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल चाहिए। कृषि में विकास करना बिल्कुल चाहिए। किसान को पर्याप्त साख यानी क्रेडिट, ये भी चाहिए। लेकिन ये जो डी ऑप्शन लिखा है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, अगर वृद्धि दर ही हो जाए तब भी बहुत है, ऊंची की एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे आशा नहीं पूछा है ना, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, भारत में घाटी की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जाती है। संसाधन यानी रिसोर्स। घाटी की वित्त व्यवस्था से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा बजट जो है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और कमाई कम है, रेवेन्यू कम है। क्योंकि हमारा देश कैसा है, लोक कल्याणकारी देश है, एक वेलफेयर कंट्री है। और वेलफेयर कंट्री में बहुत सारी स्कीम्स डिप्राइव्ड लोगों के उत्थान के लिए की जाती हैं, इस वजह से ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। और अल्टीमेटली ये सब क्यों किया जा रहा है, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना, आर्थिक विकास के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए चौथा प्रश्न कीजिए।
पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये रोलिंग प्लान क्या है? एक ऐसा प्लान जो हमेशा रोल करता रहे, जो हमेशा चलता रहे, है ना। अभी हमारे देश में क्या है, 5 ईयर प्लान है, 5 वर्षीय योजना है। रोलिंग प्लान को एक बार लागू किया गया था 1978 में। एक क्वेश्चन पूछा गया है किसकी सरकार में, ये भी पूछा गया है, मोरारजी देसाई की सरकार में। बट ये रोलिंग प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था, तो फिर बाद में 5 ईयर प्लान को ही एक्सेप्ट कर लिया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मेडल द्वारा। सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट याद रखना, जी मेडल, 1978 और मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप लोग क्या देखते हैं मानव विकास सूचकांक में? अब मानव विकास सूचकांक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रकाशित होता है ना, एमपीआई होता है। अब एचपीआई जारी नहीं होता है। एचपीआई यानी मानव निर्धनता सूचकांक को जारी अब नहीं किया जाता है, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया जाता है एसडीआई रिपोर्ट में। एचपीआई को पहली बार प्रस्तुत किया गया था 1997 में। वर्तमान की स्थिति याद रखना, एमपीआई। चलिए, ये किस किस पैरामीटर पे बनाई जाती है एसडीआई रिपोर्ट बताएंगे? 3 पैरामीटर हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। ये आपका होमवर्क है, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, बताइएगा कमेंट करके। 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मार्च 2022 के अंत में देश में कुल विदेशी ऋण कितना था? ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है, 620.7 अरब डॉलर। अरब का मतलब होता है बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर। ये ऑप्शन करेक्ट है। 7वां प्रश्न है, भारत की विदेश व्यापार नीति की अवधि सरकार ने पुनः सितंबर 2022 में वृद्धि करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से कितनी अवधि के लिए है? देखिए, ये जो विदेशी व्यापार नीति थी इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 5 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2020 तक के लिए थी। और यही फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 5 वित्तीय वर्षों के लिए लागू की गई थी। फिर जान रहे हैं कोविड आ गया था, कोविड के चलते इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया और 6 महीने एक्सटेंड होती रही। अभी फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 8वां प्रश्न है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर 2021-22 के बारे में बताइए। ये रिपोर्ट है 2021-22 के लिए। रिपोर्ट को रिलीज किया गया 2022 में, सितंबर 2022 में रिलीज किया गया। भारत का स्थान कितना है एसडीआई में? भारत का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 132। और इसके साथ साथ आपको पुराने वर्ष का भी याद रखना है। पुराने वर्ष का कितना है? 131। ये 2021 और 22 का है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, विश्व में कुल 191 देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। दूसरा है, भारत का स्थान 132वां है, ये भी सही है। पिछले वर्ष की तुलना में 1 पायदान की गिरावट हुई, ये भी सही है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहले स्थान पर नॉर्वे नहीं है, पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। और अंतिम स्थान पर सीरिया नहीं है, यहाँ पे आपको साउथ सूडान याद रखना है, साउथ सूडान। चलिए जल्दी से कैपिटल बताइए साउथ सूडान की कमेंट करके, तो याद रहेगा एसडीआर के बारे में। इस बार की रैंकिंग भारत की 132, पिछले साल की 131। पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड, अंतिम स्थान पर साउथ सूडान। रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी। गिरावट कितने स्थान की है? 1 स्थान की। बस इतने फैक्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है और पहला सही है। पहला और दूसरा हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 9वां क्वेश्चन कीजिए। मैच कराइए यहाँ पे समिति से, किस किस क्षेत्र के लिए समिति बनी थी, जिसमें से सबसे आसान तो हम लोगों को राजमन्नार समिति लग रही है। 1971 ईयर भी याद रखना है, ठीक है। 1971 राजमन्नार, ये केंद्र और राज्य रिलेशंस के लिए थी। तीसरा ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। बांजू समिति थी डायरेक्ट टैक्स के लिए, बांजू समिति डायरेक्ट टैक्स के लिए। चक्रवर्ती समिति ये मॉनेटरी सिस्टम के लिए थी, मौद्रिक प्रणाली, दूसरा हो जाएगा इसका। और दत्त समिति ये औद्योगिक लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। पॉज कर लेना, याद कर लेना, 2314 हो जाएगा, 2314। आगे चलें, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। हेडक्वार्टर पूछा है, आसान सा क्वेश्चन है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
WTO का जेनेवा में हम लोग पढ़ते हैं, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी जेनेवा में है, और फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको रोम में पढ़ते हैं, इटली में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा मैच है। पहला गलत मैच है, दूसरा सही मैच है, तीसरा गलत मैच है, और चौथा भी गलत मैच है, बी ऑप्शन। चलिए 11वां देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? हैंडलूम इंडस्ट्री हो जाएगा, हथकरघा, इसे हैंडलूम बोलते हैं। हैंडलूम में समझ रहे हैं ना, ये जो जरी वाला काम होता है ये हथकरघा में आता है। दरी वाला काम जो होता है, जरी वाला जो काम होता है, और ये खादी वाले जो काम होते हैं, ये हथकरघा है। लगभग 70 लाख लोगों को ये रोज़गार दिया हुआ है, हथकरघा इंडस्ट्री। चलिए 12वां देखिए, 12वां में है, भारत में एट कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 8 कोर सेक्टर में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? इनका वेटेज भी पूछा जाता है। ये 8 कोर सेक्टर होते हैं: कोयला, नेचुरल गैस, उर्वरक, सीमेंट, कच्चा तेल, रिफाइनरी के प्रोडक्ट, इस्पात यानी स्टील, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है। यहाँ पे जो केमिकल लिखे हैं, केमिकल तो इन 8 कोर सेक्टर में नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बताइए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, अभी वर्तमान स्थिति बताइए, कमेंट करके बताइएगा। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? शुरू किया गया था 2005 में, और 2005 के टाइम पे कौन सी 5 ईयर प्लान चल रहा था? 2002 से 2007 वाला प्लान चल रहा था, 5 ईयर प्लान, और ये 10वां था। ठीक है, 10वां 5 ईयर प्लान था। ये हेल्थ मिशन रूरल लेवल पे भी था और अर्बन लेवल पे भी था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और ये जो मर्ज होकर एक नया मिशन बना वो है नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये मर्ज किया गया था 2013 और 2014 वाले फाइनेंशियल ईयर में। याद रहेगा, ये 2-3 फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14वां देखिए, जुलाई 2022 में किसने नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? नीति कमीशन ने किसको रिप्लेस किया है? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। रिप्लेस क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन में पहले स्टेट्स का रोल नहीं हुआ करता था, है ना, लेकिन नीति कमीशन में सभी का रोल है। नीति कमीशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सहयोगी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अभी वर्तमान में CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, यूपी कैडर के ही। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन भारत में किस शहर में संपन्न हुआ? ये जगह भी इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें जानिए। इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। इस जगह का भी आपको नाम याद रखना है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। ये कहाँ पे है? ये जगह ही पूछ लेगा, ग्रेटर नोएडा, ये कर देना। यहीं पे आयोजन हुआ है विश्व डेयरी समिट का। इस बार की जो थीम है 2022 की, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, यानी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। और आयोजन स्थल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 5 दशक के बाद ऑर्गेनाइज किया गया है भारत में। इससे पहले 1974 में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे, तो इस तरह के आपको ये सब देखने को मिलेंगे फैक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति हैं, है ना। इतने एरिया में जितने ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, और जितने कम व्यक्ति रहेंगे उतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी। यही मतलब हुआ ना। सेंसस में हम लोग देखते ही आए कि पॉपुलेशन हमेशा बढ़ी है। एक सेंसस को छोड़ के 1911 से 1921 का जो पॉपुलेशन था वो नेगेटिव था, और 1921 के बाद से तो जानते ही हम लोग कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट सेंसस है हमारे पास 2011 का है। इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी है? 382, है ना। 382 व्यक्ति रहते हैं हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में ऑन एन एवरेज। एक समय ये डेंसिटी हुआ करती थी 77। चलिए 17 देखिए, सेंसस 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। इसमें मेल की लिटरेसी कितनी है और फीमेल की कितनी है ये भी पूछा जाता है। एक बार डिफरेंस भी पूछा था। मेल की लिटरेसी रेट है 77.3% और फीमेल की लिटरेसी रेट 57.2%
2%, यानी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग 20% का डिफरेंस है। यही क्वेश्चन पूछा भी था, डिफरेंस पूछा था, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है यूपी में वो गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और अगर नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया की लिटरेसी रेट बताइए, 74.04%। ठीक है, जिसमें से मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। मेल की लिटरेसी रेट है 82.14% और फीमेल की लिटरेसी रेट है 65.46%। ये मोटा मोटा फिगर याद रखें। यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, लगभग 17% का डिफरेंस दिख रहा है मेल और फीमेल में, जबकि यूपी में कितना था, लगभग 20%। चलिए 18 देखिए, 18 में क्या है, यहाँ पे बताना है किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। ये सारे जो जवाब देना है हम लोगों को 2011 के सेंसस के अनुसार देना है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है केरल का, 1000 मेल पर 1024 महिलाएं। दूसरा स्थान आता है पुडुचेरी का और तीसरा स्थान आता है तमिलनाडु का। अगर स्टेट में बात करें तो तमिलनाडु का दूसरा स्थान हो जाएगा स्टेट वाइज अगर बात करें, और चौथा स्थान है आंध्र प्रदेश का। अगर यहाँ पे स्टेट वाइज बात करें तो पहला स्थान केरल, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। यहाँ पे उच्चतम बताना है, डी ऑप्शन सही है। वही अगर यूपी की बात करें तो यूपी का सेक्स रेशियो है 982। ठीक है, 982। और यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ का है, जौनपुर का। जौनपुर का वही फैक्ट है जो केरल का पढ़ते हैं, 1024 जौनपुर का भी है। तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िले का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो। और अगर नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943। कितने फैक्ट पढ़ लिए यहाँ पे, नेशनल लेवल का 943। राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल का, उसके बाद तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का। यूपी की बात करें तो 982 है, यूपी में सबसे ज़्यादा जौनपुर का। ठीक, चलिए 19वां देखिए, सेंसस के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य का है। यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है, फीमेल लिटरेसी रेट। पहला स्थान तो केरल बता दिया, स्त्री साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद फिर गोवा में है। ठीक है, गोवा में है, करेक्ट आंसर डी है। चलिए 20 देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछा है, यहाँ पे जनसंख्या की स्थिरता के बारे में बताया गया है। किसी भी देश की जनसंख्या स्थिर कब बोली जाएगी, जब बर्थ रेट बराबर हो जाएगी डेथ रेट के, है ना। जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में, और ना ही देश से बाहर जा रहा है और ना ही अंदर आ रहा है, यानी माइग्रेशन भी जीरो है। इसी को जनसंख्या की स्थिरता बोलेंगे, सी ऑप्शन। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या वर्ष में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है, 943 हम लोगों ने देखा। ठीक है, यही सेक्स रेशियो सबसे कम कब रहा, 1971 में 930, 1991 में 927, 2001 में 933 और 1951 में 946। सबसे कम 927 1991 में। काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए इस टेस्ट में, है ना, सेंसस से। यहाँ पे फिर से सेंसस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीकी की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं। डेमोग्राफिक विशेषताओं में पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाता है, सेक्स रेशियो को देखा जाता है, गांव में कितनी पॉपुलेशन है, अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है, यानी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखा जाता है, लिटरेसी रेट, ये जनांकीकी की विशेषता है। आयु की संरचना कैसी है, चाइल्ड कितने हैं, यूथ कितने हैं, और बूढ़े लोग कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, इसको आयु संरचना बोला जाता है। और यही लोग कितने साल तक जी पा रहे हैं, यानी जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती हैं। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ग्रामीण शहरी जनसंख्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये थोड़ी ना काउंट होता है, ये डेमोग्राफिक विशेषताओं में नहीं आता, सी ऑप्शन सही है। हिस्सा नहीं पूछा था ना। चलिए 23 देखिए, यहाँ पे किस राज्य में अनुसूचित जातियाँ शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत राज्य के कुल जनसंख्या की तुलना में उच्चतम है। टोटल पॉपुलेशन में एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है, यही पूछा है क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के सेंसस के अनुसार, 121 करोड़। इन 121 करोड़ में अनुसूचित जातियों के लोग कितने हैं, लगभग 20%, आप लोग याद रखें। ठीक है, लगभग 20% ये शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। अगर इसी को परसेंट में निकालना है तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, 121 से भाग करना पड़ेगा, है ना, तो ये परसेंट में आएगा। और एक क्वेश्चन पूछा भी है कई बार,
ये कितना परसेंट बनता है? 16.6%। देश में कुल अनुसूचित जातियों की पॉपुलेशन परसेंट में कितनी है? 16.6%। अगर नंबर में पूछे तो 20 करोड़ याद रखें। अब यही परसेंट में पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग इसका फैक्ट पढ़ते हैं पंजाब, है ना। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। पंजाब में 31.9% यानी लगभग 32% पॉपुलेशन है SC की। दूसरा स्थान पढ़ते हैं फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश का 25.2%। ठीक, याद रहेगा, ये दूसरे स्थान पर है, पंजाब पहले स्थान पर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 24 देखिए, यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक किन किन देशों से ज़्यादा है। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 20 करोड़, है ना, लगभग 20 करोड़। और अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां आता है। तो इस 5वें के बाद 6वां कौन सा है, 7वां कौन सा है, 8वां कौन सा है, 9वां कौन सा है, यही क्वेश्चन पूछा है। या फिर शुरुआत के आपको 4 याद हैं तब भी आपका काम बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है ना, फिर किसकी है? भारत की है, इसके बाद अमेरिका की है, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया है। फिर ये 5वां स्थान फिर यूपी का आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए, यूपी की पॉपुलेशन इंडोनेशिया से तो कम है, तो इंडोनेशिया को रिजेक्ट कर दीजिए, बाकी जो देश हैं इनसे ज़्यादा हो जाएगी, तो चौथे को हटा दीजिए। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील से ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की, पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए 25 देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मालदीव है, बांग्लादेश है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, ये सारे देश। और पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? कम से कम एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मालदीव के पास जगह भी कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1770। 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में इतने लोग रहते हैं। ये फिगर याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखें यहाँ पे ज़्यादा है। चलिए 26 देखिए, ये बरसाना में खिली जाती सही है, कल्की महोत्सव संबल सही है, परिक्रमा मेला अयोध्या सही है, जबकि ये ध्रुपद मेला झांसी में नहीं होता, ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, गलत बताना था यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, हर बार पूछता रहता है। 1974, जस्ट फैक्ट है, याद रखना है, रटना है, और कोई उपचार है नहीं। 28 में आइए, यूपी की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कौन सी गैस आधारित परियोजना नहीं है। अनपरा में कौन सा पावर प्लांट है? NTPC का है। बॉयलर समझते हैं ना, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, इसमें पानी को गर्म किया जाता है, उसको स्टीम में बदला जाता है, इस स्टीम को टरबाइन में पटका जाता है, टरबाइन घूमती है, इसकी शाफ्ट कनेक्ट होती है जनरेटर से, है ना, जनरेटर घूमता है, रोटर घूमते हैं, तो बिजली बनती है। तो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। यहाँ पे गैस आधारित परियोजना कौन सी नहीं है? NTPC हो जाएगा, कोल आधारित है अनपरा में, ये ऑप्शन सही है। बाकी ये जो 3 है ये गैस बेस्ड है। ठीक है, गैस बेस्ड है। चलिए 29 देखिए, थीम पार्क वाराणसी भी सही है, आगरा भी सही है, दोनों जगह पे थीम पार्क हैं। साइबर सिटी कानपुर इम्पोर्टेंट है। साइंस सिटी ये ग्रेटर नोएडा में नहीं है, ये गाजियाबाद में। यही छोटी छोटी सी गलती होती है, इन्हीं पे ध्यान रखना होता है। गाजियाबाद में भी है और हरदोई में भी हो गया है, हरदोई भी याद रखें। और ये जो टॉय सिटी है गाजियाबाद में नहीं है, ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से गलत हो गए? डी गलत है, सी भी गलत है, बी सही है और ए सही है। यहाँ पे सही सम्मिलित करना था, ए और बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 29 था ना ये, 29। अच्छा, यहाँ पे मैच कराना था, कोई नहीं, मैच करा देना, हम लोगों ने उसको अलग तरीके से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 कीजिए, आसान आसान से क्वेश्चन है ये सब। समन पक्षी विहार मैनपुरी करेक्ट है। रानीपुर झांसी में नहीं है, ये चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में है, झांसी गलत है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर सही है। गलत बताना था, बी ऑप्शन सही है। कर लेंगे ना, कीजिए फिर, इतना कीजिए, 30 क्वेश्चन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।